इरशाद आरिफ साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहब का भी आपने साहिबा का जलसा सुना होगा, जिसमें वो कह रही थी कि जी बिल्कुल ये फितना जो है खत्म होके आए और अब हमें आगे मुल्क के फ्यूचर की बात करनी है, मुस्तकबिल की बात करनी है, मुल्क की तरक्की की बात करनी है। सो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि चले अगर पीटीआई के तमाम लीडरान को लेकर तो जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बना दी, और गो के इस पे सवाल उठते हैं कि उनके कारकुन कौन से हैं, उनके वोटर कौन से हैं। आपको कितना लगता है कि पीएमएलएन जो है वो वाकई इस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेगी या इत्तेहाद कर लेगी, या उनका वाकई ज़ेली जमात के तौर पर जो एक तासुर है वो सही है, और अगर नहीं तो किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे चेहरे तो वो बैठे हुए हैं जो काबीना का हिस्सा है। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब वजूद में आ रही थी तो ये ख्याल था कि वो तहरीक इंसाफ की जगह लेगी, तहरीक इंसाफ का मुतबादिल होगी। ये सवाल उस वक्त भी उठ रहा था कि तहरीक इंसाफ का वो नैरेटिव लेकर चलेगी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को साथ लेकर चलेगी, या तहरीक इंसाफ के वोटर उसके साथ होंगे। लेकिन जब वो वजूद में आई है तो अमलन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो टॉप लीडरशिप उसके साथ है, ये वो सेंट्रल पंजाब की है या कराची की है। केपीके से कोई अहम लोग उसके साथ नहीं हैं। इवन जनूबी पंजाब से जहाँ से ताल्लुक़ है जहांगीर तरीन साहब का, वहाँ से भी कोई अहम लोग उनके साथ नहीं आए। दो चार जो लोग आए हैं वो 17 जुलाई का इलेक्शन हार चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल पंजाब में उसका मद्दे मुकाबिल जो है वो पीटीआई से ज़्यादा मुझे तो मुस्लिम लीग नून लगती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी सीटें छोड़कर तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगी। जहां उसका एक वोट बैंक भी है, उसकी सपोर्ट बेस भी है, जहां उसके इलेक्टेबल्स मौजूद हैं या असम्बली में मौजूद हैं, या असम्बली में अगर नहीं भी हैं तो वो तैयारी कर चुके इलेक्शन लड़ने की, तो वो तो अपनी सीटें नहीं देंगे। और फिर 17 जुलाई का जो तजुर्बा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो किसी भी ऐसे शख्स को वोट देने के लिए तैयार नहीं है जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं है और जो बाहर से आया है, खा वो किसी हालत में भी किसी सूरत में भी आया हो। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि जो आपने खुद बात की है कि जो एक वर्कर होता है किसी जमात के लिए, जो एक नज़रिए के साथ या किसी शख्सियत के साथ जुड़ा होता है, तो वो वर्कर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और मैं एक बात बताऊं कि ये वोटर जो है, जो लोग भी प्लानिंग करते हैं जमातें बनाने की और ग्रुप आगे करने की, उन्हें ये हरगिज़ हर सूरत में सोचना चाहिए कि वोटर इतनी जल्दी तब्दील नहीं होता। भुट्टो साहब का वोटर जो है ख़त्म होते होते उसको 40 साल लगे हैं, और फिर जाके कहीं वो मिनिमाइज़ हुआ है। सिंध में आज भी वो जिंदा सलामत मौजूद है, भरपूर तरीके से वो अपना वजूद बनवा रहा है। तो अगर ये ख्याल है कि जिस तरह लीडर जो होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर, वो एक दिन में अपना किबला तब्दील करता है, तो वोटर नहीं करता। वो एक रोमांस होता है, उस रोमांस को ख़त्म होने के लिए बड़ा अरसा दरकार होता है। तो इस वक्त जो मुकाबला होगा, जिस हालत में भी होगा पंजाब में, मैं समझता हूँ वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। और जो इलेक्टेबल्स है, इसी वजह से आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं उनका रुख जहांगीर तरीन के बजाय वो पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि जो वर्कर है वो पीपल्स पार्टी का तो मौजूद है, फायदा पहुंचा सकता है। गए हैं अभी तक वो पीपल्स पार्टी और जनूबी पंजाब से भी। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की कि विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करते रहेंगे। ऑब्वियसली ये होता है, सियासी जमातों की तरफ से किया जाता है, लेकिन इस दफा जो विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है इरशाद आरिफ साहब, वो बात जो है वो बहुत आगे चली गई, वो पाकिस्तान की हद तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग, लॉबिस्ट हमने देखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ये काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, चाचे मामे बने हुए, और उसमें सर फहरिस्त ज़ल्मे खलीलज़ादा है, जिन्होंने आज फिर से एक ट्वीट करके काफ़ी ऐसी बातें की हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा था आर्मी चीफ के हवाले से काफ़ी हर्जा सराई की थी। कोसों दूर एक शख्स बैठा हुआ है जिसकी सारी ज़िंदगी उसने काम ही ये किया है, लॉबिंग, पैसे लेके, साथ ही साथ इराक और अफगानिस्तान के हवाले से जो काम वो करता रहा है। फिर अपने मुल्क के लोग उसके हवाले से क्या बात करते हैं वो उसको नज़र नहीं आया। बेड़ा गर्क कर दिया उसने अफगानिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी आजकल उसको फिक्र है। इरशाद आरिफ साहब, क्यों?
अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद टाइप जो किरदार होते हैं ना जी, वो तो मौका की तलाश में होते हैं। पाकिस्तान से उनका बोझ जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के बारे में उसकी कभी भी राय अच्छी नहीं रही। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में या बाद में भी वो हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ ही उसका नुक्ता नज़र होता था और अब भी होगा। लेकिन जब उसको मौका मिल रहा है कि सिचुएशन से फ़ायदा उठाए तो वो बिल्कुल उठाएगा। उसके जो हालात हमारे यहाँ हैं वो तो उसके पैदा करदा नहीं है ना, वो उससे फ़ायदा सिर्फ ज़ुल्म खलीलज़ाद नहीं उठाएगा, उससे बहुत सारे और लोग भी, इंडिया भी, सब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया भर में जो सेंसिटिविटीज़ पाई जाती है उसका भी हमें, हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को एहसास होना चाहिए और उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि कहीं हम उस सेंसिटिविटी को टच तो नहीं कर रहे। एक बात। दूसरा पहलू उसका ये है कि जो बात हारिस नवाज साहब कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, जब अमेरिका की तरफ से ये जब इंसानी हकूक की बात होती है, जो ज़ुल्म खलीलज़ाद ग्वांटानामो बे पे आज तक नहीं बोला, कभी वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं नजर आए, तो थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, मैं तो उसका कह रहा हूँ मरदूद शख्स है, वो तो पाकिस्तान मुखालिफ है, दुश्मन है। मैं तो कोई उसकी तायद तो नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि क्या सिचुएशन जो है उसको हमारे दुश्मन इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। हुकूक की खिलाफ वर्जी वाला मामला, तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बात जब अमेरिका करता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि वहां तो खुद सरे फहरिस्त है वो। नहीं, अजीब नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि जब हम किशकोल लेके खड़े होते हैं किसी के पास, तो वो उसको उसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। अगर तो हम चीन हों तो हम फिर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, फिर हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अगर हम भिखारी हों कि IMF से हमने हर सूरत में लेना है, प्लान लेना है और ब्लिंकन की उससे रिक्वेस्ट करनी है, अमेरिका से रिक्वेस्ट करनी है, तो फिर बात और हो जाती है। लेकिन इसके दूसरी जो पहलू में बात कर रहा था वो ये था कि ये जो रोमांस होता है, देखिए जनरल ज़ियाउल हक 11 साल हुकूमत की, और वो ऐसी हुकूमत नहीं थी जो इस वक्त हुकूमत हो रही है कि जिस हुकूमत के नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। 11 साल की आमरीत के बावजूद 11 साल तक परफॉर्मेंस भी थी, उसमें डिलीवरी भी थी, लेकिन चूंकि वो आमिर था तो 11 साल के बाद भी जब इलेक्शन हुए थे तो रिज़ल्ट आपके सामने हैं। तो इसलिए ये तो अभी 3 महीने 6 महीने के, मैं कहता हूँ साल के बाद भी आप इलेक्शन कराएंगे, तो ये इस्तेकाम पार्टी, ये PDM जो हैं, अगर अवाम को आपने मौका दे दिया इलेक्शन में वोट डालने का, या तो ये करें कि किसी को आने ही ना दें, आने का दे दिया तो फिर आपको रिज़ल्ट जो हैं वो मैं गैर मुतवक्के नहीं कह रहा होगा, मुतवक्के रिज़ल्ट का ख्याल रखना चाहिए, मुतवक्के रिज़ल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए ये जो तजर्बा हो रहा है ये नहीं तजर्बा। अगर मुकाबला करना है इलेक्शन में तो फिर नवाज शरीफ साहब ही आके, अगर वो आ जाते हैं, वो कंपेन करते हैं, तो कुछ दाल दलिया मुस्लिम लीग नून कर पाएगी। वरना बिलावल के बस की बात नहीं है, जहांगीर 3 के बस की बात नहीं है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। किसी को आप नाअहल कर दें, किसी को आप जेल में डाल दें, किसी पर आप किस किस का केस चला लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का जो 17 जुलाई के रिज़ल्ट हैं उनको आप मद्देनज़र रखते हुए प्लान करें इलेक्शन का।